अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता ललकारत सारे, अजिंक्य भारत अजिंक्य जनता ललकारत सारे, ध्वज विजयाचा उंच दरारे, ध्वज विजयाचा उंच दरारे, उंच दरारे, उंच दरारे, उंच दरारे। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये कल मैं आपके साथ माड़वा जब घुसा तो देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे हीरो हैं। आज 2-3 लोगों का रेफरेंस देना आवश्यक है। पहले तो मैं ये बहादुर बंधु का रेफरेंस दे के आगे निकलने वाला था, लेकिन बाजीराव पे आधारित 3 पुस्तकों को पढ़ा और वो पढ़ने के बाद मैं तुरंत मित्र चौंका। अच्छा, ऐसे भी हमारे हिंदू महाभाग हुए हैं भाई, कमाल है इनकी। और फिर खोजते गया, धार के परिवार के इतिहास में खोजा और फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। मित्रों, प्रयागराज के नागर ब्राह्मण है ये बहादुर दयाराम छबील राम। दयाराम जहांगीर की तरफ से रणांगण में मारे जाते हैं। छबीलदास नवंबर 1719 में अर्धांगवयव से मरते हैं। 1721 में गिरधर बंधु की नियुक्ति एक बार माड़वा में हो जाती है। पिछले एपिसोड में मैंने इंदौर के चौधरी मंडलोई, जिनका नाम नंदलाल था, उनके बारे में ज़्यादा थोड़ा बहुत बताया था। प्रथमतः ये चौधरी नंदलाल इंदौर वाले मुगलों के इंदौर के सुरक्षा अधिकारी थे। धर्मांतरण और इन भांडों के अत्याचार से ग्रसित हमारे चौधरी नंदलाल सवाई जयसिंह के कहने पे मराठाओं का पक्ष उठाने लगे। नंदलाल के स्वतः के दफ्तर के रिकॉर्ड जब सरदेसाई गुरुजी ने स्वयं हस्तगत किए और वो करने के बाद कुछ चौंकाने वाले तथ्य उन्हें मिले, वो उन्होंने अपने पुस्तक में दिए हैं। अब उस कागजात में चौधरी पद देने का 1717 का फर्रुख सियार का फरमान भी है। ये नंदलाल चौधरी मंडलोई 3 नवंबर 1931 में इनका निधन हो गया। इसका भी उल्लेख उसमें लिखा है। चिमाजी अप्पा ने मल्हारबा के कहने पर नंदलाल के बेटे को अपने अधिकार सौंप दिए और मराठाओं ने जब्त की उसकी जो हवेली थी वो पुत्रों को मल्हार होलकर ने लौटा दी। मल्हारबा ने शायद अगस्त 13 को 13/8/49 को सालाना 700 रुपये देने का आदेश भी जारी हुआ है। ये भी कागजात मौजूद है। अच्छा, तो हमें पता चला कि 1749 में एक चौधरी को 700 रुपये की तनख्वाह होती थी। वो कम नहीं थी मित्रों, ज़्यादा थी। नारोशंकर का नाम भी हमें होलकर की जीवनी में बार बार दिखाई देता है। नारोशंकर ये प्रथम था, उदाजी के दफ्तर में एक कारभारी था। 1730 के आसपास मल्हारराव होलकर के पास ये चला गया, क्योंकि बाजीराव और उदाजी दोनों में कुछ अनबन हो गई। उदाजी को 1730 में बाजीराव ने बर्तरफ किया था और ये फिर वहाँ से 1732 में नारोशंकर होलकर ने भी निकाल दिया। यानी 2 साल वो नारोशंकर जो था, ये 2 साल होलकर के पास ये नौकरी करता था। नंदलाल की तरह ये बठौनी का ठाकुर अनूप सिंह, अब अनूप सिंह नंदलाल की तरह मराठाओं को शामिल हो गया था, क्योंकि अनूप सिंह के क्षेत्र में कम उपद्रवता
कम करने का आदेश शाहू ने होळकर और पवार को 1715 में ही दिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा है कि जब 2829 के बाद ये ठाकुर अनूप सिंह मराठों में शामिल होता है, तो 1735 में इतने साल बाद शाहू होळकर और पवार को ये आदेश क्यों देता है कि अनूप सिंह के क्षेत्र में उपद्रव ना करना। आ जाते हैं सारंगपुर की 1724 की लड़ाई पे। ये मैंने कहा था कि निजाम को रोकने के उद्देश्य से ही राजा गिरिधर को सुल्तान ने माड़वा भेजा था। आगरा और माड़वा संपूर्ण जिम्मा पहले तो राजा जयसिंह को दिया गया था, और गिरिधर जयसिंह के विरुद्ध जब षड्यंत्र करने लगा तो मराठाओं की मदद लेके जयसिंह ने माड़वा पे हमला बोल दिया। अब 1690 से 94 नहीं, हाँ 1690, 1694, 1698, 1720, 1722, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 युद्ध जयसिंह की मदद से मराठाओं ने किए हैं, क्योंकि उसके मदद के बिना माड़वा का पूरा क्षेत्र मराठा जीत ही नहीं पाते। मैं हर एपिसोड में बता रहा हूँ कि राजपूतों की बड़ी मदद मराठाओं को मिली है माड़वा के क्षेत्र में। अब 1727 में उनको एक आखिरी दांव खेलने का समय आ गया। सारंगपुर में गिरधर के विरुद्ध आर पार की लड़ाई मराठाओं ने शुरू कर दी। कहने की जरूरत है नहीं कि चिमाजी अप्पा और मल्हारराव होळकर ये नेतृत्व कर रहे थे संयुक्त फौज का। तो ये दोनों सारंगपुर जो आज देवास के पास है, देवास संस्थान में ही वो आता था, वहाँ चिमाजी ने तलवार से गिरधर का सर तन से जुदा किया। अब ग्रैंडफ अपनी बुद्धि लगाता है। ग्रैंडफ कहता है कि उदाजी पवार और चिमणाजी मनोहर की भी मुख्य भूमिका सारंगपुर में थी। उसका लेकिन तथ्य प्रमाण कोई सामने नहीं देता। अब ये उसकी स्टाइल है ग्रैंडफ की, वो ज़्यादातर जो मन में आए वो लिख देता है। बहुत जगह पे उसने ऐसा ही किया है। 1727 और 1728 में बाजीराव 2 साल से निजाम के पीछे था। ये मैंने आपको बताया है, हम जानते हैं। पालखेड़ की वो प्रसिद्ध लड़ाई तो आज भी आप भूले नहीं होंगे। 1728 में चिमाजी अप्पा ने पहला हमला बोला था माड़वा पे। 731 में राजा गिरधर का एक चचेरा भाई था दया बहादुर, उसको 1731 में दया बहादुर को भी चिमाजी अप्पा ने ढेर कर दिया। अब सनावली में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हर एक का की वंशावली है और वंशावली का इतिहास भी है। वो उन्होंने खुद लिखा है, पवार है, होळकर है, स्वतः गिरधर ने लिखा है, नंदलाल मंडलोई के घर वालों ने लिखा है। अब ये जितने भी कागजात मिले और पारसनीस साहब ने लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है, उसके भी संदर्भ में इनका नाम आता है। ग्वालियर के सिंधिया घराने का खुद का इतिहास है, उसके भी संदर्भ में ये राजा गिरधर का नाम आता है। ऐसे लगता है मित्रों कि ये गिरधर जो है, ये नागर ब्राह्मण प्रयागराज का, ये कोई बड़ा असामी होगा, ऐसे मुझे लगता है कि जिसको इतिहास ने दुर्लक्षित किया है। क्योंकि अगर सब घराने के इतिहास में ये राजा गिरधर का अगर नाम आ रहा है तो ये निश्चित ही बड़ा आदमी होगा। नंदलाल के मंडलोई के इतिहास में भी इसका नाम है। राजा साहब गिरधर बहादुर तो पातशाह के मददगार होकर भाई चिमणा जी से उन्होंने युद्ध किया। शके
1646 में सारंगपुर चरण में वो जूझे थे। अब ये पत्र स्वयं जयसिंह का भी है। अब आगे अहिल्या देवी होलकर के चरित्र में भी 17 लिखा है कि 1724 में ये चरित्र लिखा है, और 1724 के ये चरित्र में भी लिखा है कि दया बहादुर की मरण तिथि 12 दिसंबर 1731 है। चिमाजी अप्पा 24 अप्रैल 1730 को लिखता है कि दया बहादुर का पराभव करून मी पुण्याला परतलो। दया बहादुर का पराभव करके मैं पुणे वापिस आ गया। थोड़ा आगे पीछे का संदर्भ जोड़ के तो हमें देखना ही पड़ेगा। सामान्य जानकारी ये है कि सारंगपुर में राजा गिरधर और तीरला में उसका चचेरा भाई दया बहादुर को चिमाजी ने पराभूत किया। ये सामान्य जानकारी है। ये मालवा का मुख्य विजय था, ये प्रमुख जानकारी है। इस संदर्भ में मंडलोई, नारोशंकर, उदाजी पवार, स्वतः बाजीराव, इन सब का पत्र व्यवहार आज उपलब्ध है। नंदलाल, राजा गिरधर, 19 रबीलासर सुरसन, इसन्ने सल्ला, सनीमया और अलफ के पत्र में सवाई जयसिंह कभी नाम नंदलाल लेता है, कहीं नाम चौधरी मंडलोई लेता है। नंदलाल के पत्र भी काफ़ी दिलचस्प और सत्यतापूर्ण लगते हैं मित्रों। 1722 में छोटी मोटी 31 तक समझो आप, 1731 को यह पत्र व्यवहार ये साफ करता है कि मोमिनों के विरुद्ध राजपूत और मराठे तन मन से एक साथ थे। ये डफ और आयरविन, ये उन दोनों को ये राजकीय ऐक्य लगता है कि भाई खुद का फायदा देखते हुए राजपूत और मराठे एक साथ आ गए। स्वाभाविक है, अब वो विदेशी है तो उनकी सोच वैसी ही है। हाँ, तात्कालीन परिस्थिति का अगर हम आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है मित्रों कि ये समीकरण दोनों का, मराठा और राजपूतों का, ये राजकीय नहीं था, ये धार्मिक युद्ध ही था। ये गलत बात है कि दोनों स्वार्थ के लिए एकत्र आए हुए थे। अब होलकर की कैफियत है वो आज पब्लिश हुई है। वहाँ लिखा है कि यहाँ इंदौर में बोड़े की चर्चा बहुत, बोड़े कोई ये आदमी है, उसकी चर्चा बहुत है क्योंकि उसने पराक्रम दिखाया है। अब ये बोड़े का संदर्भ मुझे नहीं मिला, लेकिन ये होलकर की कैफियत में है। इसका सीधा मतलब है कि बोलकर कोई बड़ा आदमी होगा। आगे लिखते हैं, राजपूत रजवाड़े का इरादा है कुछ भी करके एक दिली से बादशाही की नींव हिला डालना है। सवाई जयसिंह अपने सेना के साथ उज्जैनी पधारे हैं। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंदौर के जमींदार ने बताया है कि उज्जैनी बादशाही में है। ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों। सवाई की विदाई करते नंदलाल वहां पे पहुंचा है अपने 20 घुड़सवारों के साथ। उसे उचित घाट का रास्ता नंदलाल ने सुरक्षित कर दिया गया था सवाई जयसिंह के लिए। फिर बाद में सवाई जयसिंह ने उज्जैनी से आशीर्वाद लिया महाकाल का, और वहाँ से वो ये गया, दिल्ली के आसपास गया। दिल्ली के आसपास मित्रों सवाई जयसिंह ने हंगामा मचा दिया है। इतनी तबाही की है कि अगले 25-30 साल तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। इतनी तबाही दिल्ली के आसपास के एरिया में सवाई जयसिंह ने की। दिल्ली के आसपास मित्रों लगभग 50 किलोमीटर तक ना दिया जला ना बत्ती जली। सीधा मतलब है गांव के गांव पूरे आग से इन्होंने जमी दोस्त किए थे। बाद में इन्होंने
कुंजपुरा भी लूटा। वहाँ जयसिंह के सेना को सुवर्ण का संचय हुआ। वहाँ पे काफी सारा, कुंजपुरा में इनको शायद सोना मिला, तो लिखा है सुवर्णांचा संचय झाला, एक साथ सोना मिला। सवाई जयसिंह राजस्थान में फिर सोना लेके वापस घूम गया। बालाजी बल्लाळ पंतप्रधान और मल्हार राव ने सवाई से मुलाकात की। जयसिंह से 30 लाख रुपए मराठाओं को नगद मिली, लेकिन ये क्या थी इसके बारे में नहीं लिखा है। तो ऐसे लगता है कि कहीं दिल्ली के आसपास मराठाओं ने शायद सवाई जयसिंह को मदद की थी, तो मिशनरी फौज, क्या कहते हैं वो, मिशन भाड़ोत्री फौज जैसे कोई होगा तो कदाचित भाड़ा दिया होगा 30 लाख रुपए, पता नहीं, मैं तो एवं हवा में तीर चला रहा हूँ। लेकिन जयसिंह ने 30 लाख रुपए दिए हैं और 30 लाख रुपए लेके फिरोन देशावर आलो, बाजीराव लिखते हैं। फिरोन देशावर आलो यानी दक्कन फिर लौट गए। जाहिर है बाजी लौटा था वो भी अकेला, और ये साबित करता है मित्रों कि नंदलाल मराठाओं से मिला था। अब ये ऐसे संदर्भ खोजने के लिए भाषा, उसका गर्भितार्थ, फारसी उर्दू की थोड़ी बहुत समझ, तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजकीय परिस्थिति और उसके जोड़ में हमारी परंपरा और संस्कृति, इन सब को ध्यान में रख के घटना का अंदाज हम आसानी से लगा सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन अब ये मूर्ख विदेशी डफ हो, आयरवीन हो, मार्शल हो, इनको इतना सारा कहाँ से पता चलेगा? इनको आकलन होना असंभव है। जेम्स टॉड की बात अलग है। जेम्स टॉड राजस्थानी हिंदी भाषा जानता था, सीखा हुआ था। परंपरा संस्कृति का गाढ़ा अभ्यास उसने पहले ही कर दिया और उसके बाद में राजपूतों का इतिहास लिखा। वंदे मातरम।